Hello students, in last class we have studied about the subsets and power set and universal set. Now we will be studying Venn diagrams. This topic is very important as per numerical point of view. काफ़ी सारे questions ऐसे होंगे जिनको हम अगर formula wise solve करेंगे तो काफ़ी lengthy solutions होंगे, but through the Venn diagrams हमारा जो solution है वो काफ़ी easy हो जाएगा. Venn diagrams में हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से एक फिगर बनाते हैं. जैसे सपोज हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है सेट्स को अगर वेन डायग्राम्स के थ्रू, तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना देंगे और रेक्टेंगल में मैंने यू लिखा है, रेक्टेंगल में यू है, दैट मीन्स ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट है. यूनिवर्सल सेट के अंदर ही हमारे बाकी सेट्स को हम रखेंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज यूनिवर्सल सेट जो है वो सारे ही सेट्स का क्या होता है, सुपर सेट होता है. तो सपोज दो सेट है मेरे पास ए कॉमा बी. ए में एलिमेंट्स है सपोज एक्स कॉमा वाई, ए इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, और बी में सपोज एलिमेंट्स हैं वाई कॉमा जेड. वेन डायग्राम्स दो तरीके से बन सकता है. एक तो ये तरीका है, ए और बी दो सर्कल्स मैंने बनाए रेक्टेंगल के अंदर. दिस सर्कल रिप्रेजेंट सेट ए, दिस सर्कल रिप्रेजेंट सेट बी. जब भी कोई एलिमेंट मुझे प्लेस करना होगा तो मैं लगा दूंगा. जैसे अगर एक्स ए का एलिमेंट है और वाई भी ए का एलिमेंट है तो मैंने दो डॉट्स लगा दिए यहाँ पे और डॉट के नीचे एलिमेंट का नाम लिख दिया. सिमिलरली बी है वाई और जेड, दैट मीन्स ये जो y है वो a के साथ साथ b में भी लाई कर रहा है. इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों के बीच में ये जो पोर्शन है ये कॉमन पोर्शन है. इस पोर्शन को हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये हमको सेट ऑपरेशंस में भी काफी हेल्प करेगा. ये सेट a है, ये सेट b है, दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है, यानी इन दोनों का एक पर्टिकुलर रीजन जो है वो कॉमन होगा. सपोज वो दोनों सेट जो है उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, a है 1,2, बी है 4,6. तो जब मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूं तो इसका वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा. आप U लिख देंगे, U विल रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट. आप सेट A को इस तरीके से बनाएंगे, B को अलग बनाएंगे. हमको ध्यान रखना है कोई भी रीजन दोनों हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि दोनों में बिल्कुल अलग एलिमेंट्स हैं. A में 1,2 है तो जब मुझे एलिमेंट लिखना है मैंने डॉट लगा के एलिमेंट लिख दिया. B में 4,6 है तो मैंने उसको लिख दिया 4,6 बाय अप्लाइंग डॉट्स. सो यूनिवर्सल सेट मिल गया, A और B मिल गया. कोई भी रीजन ओवरलैपिंग नहीं है, दैट मीन्स दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है. कुछ पार्ट अगर ओवरलैपिंग है दैट मीन्स दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है. सो दिस इज द मेन थिंग अबाउट द वेन डायग्राम. नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया U से, ये हमने पढ़ लिया. करस्पॉन्डिंग सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल. जो भी U के सबसेट्स हैं A और B उनको हम सर्कल की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे. किसी भी एलिमेंट को हम इस तरीके से प्लेस करेंगे बाय पुटिंग अ डॉट विद इन द सर्कल ऑफ द सेट. सर्कल के अंदर ही वो पॉइंट आ जाएगा, उससे हमको ये समझ में आएगा कि वो जो पॉइंट वो उस पर्टिकुलर सेट का पार्ट है. आई होप दिस इज क्लियर. सो एक छोटा सा एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे. A है 1,2,3 और यूनिवर्सल सेट है 1, 2 अप टू 10. तो मैंने यूनिवर्सल सेट बना दिया, सारे एलिमेंट्स प्लेस कर दिए उसमें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब कुछ यूनिवर्सल सेट में आ रहा है. ए सेट जो है उसको मैंने एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया, उसमें तीन ही एलिमेंट है 1, 2, 3. तो ए के अंदर मैंने 1, 2, 3 रखा, सर्कल के अंदर ही वो एलिमेंट्स आएंगे. बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है जो ए में प्रेजेंट नहीं है उनको मैंने सर्कल के बाहर रखा है. नेक्स्ट, ड्रॉ द वेन डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग द सेट्स E, M एंड U. E उन स्टूडेंट्स का सेट है जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज इंग्लिश. M जो है इट इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल हु आर स्टडिंग मैथमेटिक्स. एंड U इज द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. ऑब्वियसली सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बना दिया यूनिवर्सल सेट U. और अब हम एक काम करेंगे, हमको बोला गया है कि स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं. अब कौन सा स्टूडेंट क्या सब्जेक्ट पढ़ रहा है वो हमको नहीं पता है. हमको फर्स्ट पार्ट में ये बोला गया है ऑल द स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथमेटिक्स स्टडी इंग्लिश. यानी मुझे ये बोला गया है जितने भी बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं वो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, बट सम स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश डू नॉट स्टडी मैथमेटिक्स. इसका मतलब क्या है, अगर मैंने एक सेट बनाया मैथमेटिक्स का तो मुझे ये बोला गया है जितने भी बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश तो पढ़ते ही हैं, मतलब मैथ्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे इंग्लिश पढ़ेंगे, बट देयर आर सम स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश बट डू नॉट स्टडी मैथमेटिक्स. फॉर एग्जांपल
कि 5 लोग जो हैं 5 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग मैथमेटिक्स। अब हमको ये बोला गया है वो सारे के सारे इंग्लिश भी पढ़ते हैं, यानी वो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ एडिशनल एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, इंग्लिश तो पढ़ रहे हैं बट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैथ्स वाले जो हैं सारे के सारे इंग्लिश के अंदर आएंगे। तो मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ, ये मेरा सेट ई होगा। उसका रीजन ये है मैथ्स वाले जितने स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे ई के अंदर आने चाहिए, क्योंकि जितने भी मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं इंग्लिश तो पढ़ ही रहे हैं। इसमें हमने इस तरीके से सेट्स नहीं बनाए हैं, उसका रीजन ये है कि इसमें इंटरसेक्शन की बात नहीं हो रही है, इसमें सबसेट की बात हो रही है। मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जो सेट एम है इट इज अ सबसेट ऑफ सेट ई, और ई जो है इट इज अ सबसेट ऑफ यू, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट मैथ्स पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, यानी मैथ्स वाले सेट में जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं वो इंग्लिश के सेट में तो आएंगे ही आएंगे। इसलिए मैंने लिखा है मैथ्स इज द सबसेट ऑफ इंग्लिश। और सबसेट जब भी होता है तो एम जो है वो अंदर आएगा, ई जो है वो बाहर आएगा, बिकॉज ई इज द सुपर सेट ऑफ एम, और एम जो है इट इज द सबसेट ऑफ ई। यानी इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, ऑल द स्टूडेंट हु स्टडी मैथमेटिक्स स्टडी इंग्लिश, बट सम स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश वाले कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स नहीं पढ़ते हैं। दैट मीन्स ये जो मैं रीजन शेड कर रहा हूँ ये वाला रीजन उन स्टूडेंट्स का है जो इंग्लिश तो पढ़ते हैं बट वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं। तो आई होप फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। सेकेंड पार्ट, नॉट ऑल स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, मतलब सारे के सारे स्टूडेंट मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं बट एवरी स्टूडेंट स्टडिंग इंग्लिश स्टडीज मैथमेटिक्स। आप खुद से ट्राई करेंगे इसका वेन डायग्राम बनाने का, अगर नहीं बनता है तो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। इस बार सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है, बट जो ई और एम वाले सेट्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि इस बार हमको ये बोला गया है कि दिस टाइम नॉट ऑल स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स, सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते बट एवरी स्टूडेंट स्टडिंग इंग्लिश, जितने भी स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो तो कंपल्सरीली मैथमेटिक्स पढ़ ही रहे हैं, यानी इंग्लिश वाला जो पार्ट है वो एम के अंदर आएगा, बिकॉज यहाँ पे ई इज द सबसेट ऑफ एम। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये वेन डायग्राम्स को आप अच्छे से बना लीजिए, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसी की हेल्प से हम कुछ सेट ऑपरेशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट सेट ऑपरेशन इज यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, दो सेट है मेरे पास, सपोज ए और बी। ए और बी का अगर मुझे यूनियन लेना है, सपोज ए है मेरे पास 1,2,3, बी है 4,5। तो आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि तो हमारे पास सेट दिए गए हैं उसमें यूनियन का जो सिंबल है वो यूनिवर्सल सेट जैसा नहीं होता है, दिखने में एक जैसा है। यूनिवर्सल सेट को आप इस तरीके से लिख सकते हैं यू, और जब आप यूनियन ऑपरेशन को इंडिकेट कर रहे हैं तो आप उसको ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा ब्रॉड वे में, ताकि दोनों के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। सो दिस इज द सिंबल फॉर यूनियन। हम ए और बी का यूनियन लेना चाह रहे हैं, यानी मैं क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, दिस ऑपरेशन इंडिकेट्स ए यूनियन बी। मैं ए और बी की यूनियन ले रहा हूँ। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यूनियन का मीन्स यूनाइट करना। दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 और 4 5 जो दोनों सेट्स हैं दोनों को कंबाइन करके लिख देता हूँ अगर, तो दैट विल बिकम द यूनियन। सो द यूनियन ऑफ बोथ द सेट्स विल बी 1 2 3 4 5। इसको अगर हमको डिफाइन करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू आइदर ए और बी और बोथ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एलिमेंट कॉमन होते हैं, जैसे इसमें 1 2 है, इसमें 2 और 3 है। ऐसे में मैं क्या करूंगा, ए यूनियन बी को किस तरीके से लिखूंगा, 1 2 3। दैट मीन्स मैंने दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया, दैट इज द यूनियन ऑपरेशन। और जो एलिमेंट रिपीट हो रहा था जो दोनों में प्रेजेंट था 2 2, उसको भी मैंने उसमें लिखा है बट सिंगल टाइम लिखा है, बिकॉज हमको पता है ए यूनियन बी एक सेट है और सेट में हम जो रिपीटेशन ऑफ टर्म्स है उसको जनरली अवॉइड करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनियन। इसको डिफाइन किया है हमने, आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। इट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू आइदर ए और बी और बोथ। वो या तो ए को बिलोंग करते हैं या बी को, दोनों में से किसी को भी अगर बिलोंग करेंगे या दोनों को बिलोंग करेंगे तो हम उनका यूनियन इस तरीके से लिखेंगे कि हम उन एलिमेंट्स को एक ही सेट में कंबाइन करके लिख देंगे। सो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम इसको, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, ए यूनियन बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स मीन सेट
all the x. This implies that A union B is the set of all x such that, कोलन का मतलब क्या होता है, such that, हमने पढ़ा है ये पहले. So A union B is the set of all values of x such that x belongs to A or x belongs to B. X either belongs to A or belongs to B or it belongs to both. Next, union of subset and superset is always the superset. तो हमने अभी वेन डायग्राम में पढ़ा था कि अगर A B का सबसेट है तो A जो है उसको मैं अंदर बना सकता हूँ, B को मैं बाहर बना सकता हूँ. अब इसका अगर मैं यूनियन लेता हूँ, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज A है 1 और क्योंकि A B का सबसेट है तो B में A वाले सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, उसके अलावा कुछ एडिशनल एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. तो मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे लिया. मुझे दिख रहा है A सबसेट ऑफ B. B जो है वो 1,2 है, जिसमें 1 यहाँ लाए करेगा A के अंदर और 2 यहाँ लाए करेगा विच इनसाइड B बट नॉट इनसाइड A. तो दैट मीन्स ये वाला जो रीजन है पूरा, इसमें सारे एलिमेंट्स आ गए और ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है B को, क्योंकि B क्या है, सुपर सेट. दैट मीन्स जब भी मैं एक सबसेट और उसके सुपर सेट का यूनियन लूंगा, दिस इज द सबसेट, दिस इज द सुपर सेट, उनका यूनियन जब भी मैं लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सुपर सेट. बिकॉज यूनियन ऑफ अ सबसेट एंड इट्स सुपर सेट इज ऑलवेज द सुपर सेट. आई होप दिस इज क्लियर. इन पॉइंट्स का हम ध्यान रखेंगे. प्लीज नोट दिस डाउन. फाइंड ए यूनियन बी इफ A दिया है 1 2 3, B दिया है 3 4 5. आप खुद से इसका यूनियन फाइंड कर लेंगे. इट विल बी 1 2 3 4 5. A दिया है N और B दिया है W. अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो A हो जाएगा 1 2 3 और B जो है होल नंबर्स हैं तो होल नंबर में एक 0 और ऐड कर देंगे हम. अब हमको पता है जब भी A जो है वो यहाँ पे B का सबसेट है, क्योंकि हमको पता है नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर का क्या होता है, सबसेट होता है. तो जब मैं एक सबसेट और उसके सुपर सेट का यूनियन लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, N और W का यूनियन ले रहा हूँ तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, W, बिकॉज द यूनियन ऑफ अ सबसेट एंड इट्स सुपर सेट इज ऑलवेज इक्वल टू द सुपर सेट. आई होप दिस इज क्लियर. प्लीज नोट दिस डाउन. नेक्स्ट वी कम ऑन टू इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होगा, देखिए जैसा वर्ड सजेस्ट कर रहा है, यूनियन था तो हमने एलिमेंट्स को यूनाइट किया था. इंटरसेक्शन मींस, इंटरसेक्ट का क्या मतलब होता है, कॉमन पॉइंट बिटवीन एनी टू थिंग्स. सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ A एंड B. जब हमने यूनियन को डिफाइन किया था तो हमने आइदर और यूज किया था. जब हम इंटरसेक्शन को डिफाइन करेंगे तो हम एंड वर्ड का यूज करेंगे, यानी A और B का अगर मुझे इंटरसेक्शन लेना है दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट्स टू बोथ द सेट्स. हमने एक वेन डायग्राम में एग्जांपल लिया था जिसमें हमारे पास इस तरीके का वेन डायग्राम था, ये A था और ये B था. दोनों के बीच कुछ पोर्शन जो था वो कैसा था, कॉमन था. दैट मीन्स ये पार्ट कॉमन है, इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड A इंटरसेक्शन B. ये सिंबल है इंटरसेक्शन का. आप जो यूनियन का सिंबल है उसको उल्टा कर देंगे तो इट विल बिकम इंटरसेक्शन. सो दिस इज कॉल्ड A intersection B, and obviously it is a set containing the elements which are common to both the sets A and B. जैसे सेट A में 1 2 3 है और सेट B में 3 4 5 है. इंटरसेक्शन मीन्स यू विल राइट ओनली द कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स. दोनों सेट्स में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 3. तो मैं ये लिख दूंगा कि 3 विद इन ब्रैकेट्स गिव मी द सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B. नेक्स्ट, अब इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं आप, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म. A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, यानी X शुड बिलोंग टू A एज वेल एज इट शुड बिलोंग टू B. इंटरसेक्शन ऑफ अ सबसेट एंड सुपर सेट इज ऑलवेज द सबसेट. बिल्कुल उल्टी प्रॉपर्टी है यूनियन से. जब हमने सबसेट और सुपर सेट का यूनियन लिया था तो हमको सुपर सेट मिला था, लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, सबसेट और सुपर सेट का इंटरसेक्शन जो है इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सबसेट. उसका रीजन क्या है, फिर से हम वही एग्जांपल ले लेते हैं. ए था हमारा सपोज 1 और बी था हमारा 1,2. तो मुझे दिख रहा है ए बी का सबसेट है. जब मैं ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे निकालता हूँ तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ 1 है और वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू ए. दैट मीन्स
द इंटरसेक्शन ऑफ अ सबसेट एंड सुपरसेट इज इक्वल टू द सबसेट। जब आप इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो भी आप इससे ये चीज समझ सकते हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो इनका जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो दिस विल बी द पार्ट ऑफ इंटरसेक्शन। जब हमने यूनियन लिया था तो सुपर सेट को शेड किया था, जब हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो वी विल शेड द portion which is represented by the subset that is A. I hope this is clear. एक और कंडीशन इसमें, if A intersection B is equal to phi, यानी हमने एक एग्जांपल और देखा था जब वेन डायग्राम इस तरीके से बनता है, ये A होता है और ये B होता है। A में क्योंकि अलग एलिमेंट्स है, सपोज 1 2, B में है 3 और 4, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी इसका कुछ भी पोर्शन कॉमन नहीं है, कुछ भी पोर्शन कॉमन नहीं है, तो जब भी मैं इंटरसेक्शन लूंगा मुझे इंटरसेक्शन मिलेगा ही नहीं। इस केस में जो A इंटरसेक्शन B है इट विल बी इक्वल टू फाई, इट विल बी अ नल सेट, क्योंकि A में 1,2 है, B में 3,4 है, तो जब कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं तो वो सेट मुझे मिलेगा ही नहीं, या मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे क्या मिलेगा, वी विल ऑब्टेन एन एम्प्टी सेट और अ नल सेट। दैट मीन्स इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाई, देन अच्छा इन्हीं जो सेट्स है जिनका इंटरसेक्शन नल सेट के बराबर होता है, इनको हमने एक नाम दिया है, दिस टर्म इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। यानी इफ A एंड B का इंटरसेक्शन इज इक्वल टू फाई, देन वी से दैट द सेट A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। ये सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। आई होप दिस इज क्लियर, प्लीज नोट दिस डाउन। वन टू थ्री है, 3 4 5 है, इसका आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। यहाँ पे एक सिंबल का एरर है, दिस इज 3 4 5 सेट्स है, इसलिए दोनों साइड पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे हम। A है 1 2 3, B है 3 4 5, तो ऑब्वियसली जो A इंटरसेक्शन B है इट विल बी सिंपली इक्वल टू 3। अच्छा, सेम क्वेश्चन जो हमने पहले किया था, N और W का जब हमने यूनियन लिया था, तो मिला था हमको W बिकॉज दिस वाज सबसेट एंड दिस वाज सुपर सेट। सबसेट और सुपर सेट के यूनियन से तो सुपर सेट मिलता है, लेकिन जब इंटरसेक्शन लिया जाता है तो हमको क्या मिलता है, n। उसका रीजन ये है कि n जो है वो होता है 1 2 3 सो ऑन, w जो है वो होता है 0 1 2 3 सो ऑन। तो जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा हमको कॉमन एलिमेंट्स को रखना है, जो नॉन कॉमन एलिमेंट्स है उनको रिमूव करना है। 0 जो है वो दोनों ही सेट में नॉन कॉमन है, दैट मीन्स 0 इसमें है बट इसमें नहीं है, इसलिए मैं इसको कैसे लिख दूंगा, इस तरीके से, एंड दिस विल ऑब्वियसली रिप्रेजेंट n। सो इंटरसेक्शन ऑफ सबसेट एंड इट्स सुपरसेट हैज गिवन मी द सबसेट। यहाँ पे मुझे मिला था जब मैंने यूनियन लिया था तो मिला था सुपरसेट, जब इंटरसेक्शन लिया तो मिला सबसेट। आई होप दिस इज क्लियर। There are some laws which are followed by the union and intersection. The first law is commutative law. So commutative law जैसे हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन में कि a इंटू बी क्या होता है, b इंटू a, उसी तरीके से ये प्रॉपर्टी यूनियन में होल्ड करती है। और क्यों होल्ड कर रही है, a यूनियन b और b यूनियन a क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि यूनियन ऑपरेशन में या सेट ऑपरेशंस में कभी भी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है। 1,2 को 2,1 भी लिखा जा सकता है। तो अगर एक एग्जांपल लें हम, यहाँ पे a है 1 और b है 2, तो जब मैं a यूनियन b लिखता हूँ तो मैं 1 और 2 का यूनियन ले रहा हूँ, तो आई विल गेट 1,2। जब आप b और a का यूनियन लेंगे तो आपको मिलेगा 2,1। अब मुझे पता है कि 2,1 को मैं 1,2 भी लिख सकता हूँ, बिकॉज इन सेट्स ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए a यूनियन b और b यूनियन a बोथ आर वन एंड दी same thing. Same follows for intersection. A intersection B will be B intersection A. Associative properties. Associative property क्या होती है, यहाँ पे इसमें मैंने ब्रैकेट्स लगाए हैं, मतलब पहले मैं B और C का यूनियन ले रहा हूँ, इन दो सेट का यूनियन लेने के बाद मैं A सेट के साथ उनका यूनियन ले रहा हूँ। इसके अलावा मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता था, मैं पहले A और B का यूनियन ले सकता था, फिर जो सेट मिलता उसका मैं यूनियन ले लेता C के साथ। इस प्रॉपर्टी को आप वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। 3 सेट है सपोज हमारे पास A B और C, पहले मैंने क्या किया है, B और C का यूनियन लिया, उसके बाद उनका A के साथ यूनियन लिया। तो ढंग से देखेंगे आप, पहले मैं B यूनियन C को शेड कर रहा हूँ विद द रेड कलर, तो B यूनियन C मतलब आपको B वाला पूरा पार्ट लेना है और आपको
सी वाला भी पूरा पार्ट लेना है। ऑब्वियसली जो ओवरलैपिंग पार्ट है वो भी आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेट बी है और ये पूरा का पूरा सेट सी है। जब भी यूनियन लेते हैं तो दोनों ही सेट का कंप्लीट पार्ट उसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट, अब जो बी यूनियन सी मिला उसका आपको यूनियन लेना है किसके साथ? ए के साथ। तो जब आप ए के साथ इसका यूनियन लेंगे मतलब आपको ए वाला रीजन भी पूरा शेड कर देना है। ए वाला रीजन कौन सा है? दिस कंप्लीट रीजन। सो इससे हमको मिल गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ये जो जितना भी शेडेड पार्ट है सर्कल के अंदर का, ये सारा का सारा जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले बी और सी का यूनियन लिया, फिर उसका ए के साथ यूनियन ले लिया। नेक्स्ट, अब पहले मैं क्या कर रहा हूँ? ए और बी का यूनियन ले रहा हूँ। तो जब मैं ए और बी का यूनियन लूंगा यहाँ पे, तो ए और बी का यूनियन विल बी द एंटायर सेट ए एंड द एंटायर सेट बी। ये पूरा सेट यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट, अब जो ए यूनियन बी मिला है उसका मुझे सी के साथ क्या करना है? यूनियन लेना है। तो जब मैं इसका सी के साथ यूनियन लूंगा तो मैं सी वाला पूरा पार्ट शेड करने वाला हूँ, यानी ये पार्ट। तो दोनों ही वेन डायग्राम्स आप देख रहे हैं बिल्कुल एक जैसे हैं। दैट मीन्स जो ए यूनियन बी यूनियन सी था, इट इज इक्वल टू ए यूनियन बी देन यूनियन सी। तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। सो ए यूनियन बी यूनियन सी विद इन ब्रैकेट्स इज इक्वल टू ए यूनियन बी विद इन ब्रैकेट्स यूनियन सी। तो दोनों का वेन डायग्राम एक जैसा है, यानी दोनों में से मैं कुछ भी करूंगा मुझे रिजल्ट हमेशा सेम मिलेगा। अब जैसे मैंने ये बनाया है, आपको एक काम करना है, इंटरसेक्शन वाले पार्ट के लिए खुद से इसको ट्राई करना है, तो इजीली वो हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। अब ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। यहाँ पे सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आप ढंग से देखें इसको। दिस इज द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। हम क्या कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में? ये इंटरसेक्शन ऑपरेशन है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं यूनियन ऑपरेशन पे। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी पहले मैं बी यूनियन सी लूंगा, फिर ए के साथ उसका इंटरसेक्शन ले लूंगा। इस प्रॉपर्टी को हम आगे जाके प्रूव भी करने वाले हैं। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी मैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है पहले, तो मैं ए इंटरसेक्शन बी को ब्रैकेट में लिख दूंगा। बी के बाद सिंबल यूनियन का है तो मैं यहाँ बीच में क्या कर दूंगा, यूनियन लगा दूंगा। देन मैं क्या करूंगा, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन ले लूंगा, यानी पहले ए इंटरसेक्शन बी लेना है, फिर ए इंटरसेक्शन सी लेना है। फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, देन ए इंटरसेक्शन सी, और उन दोनों का क्या करना है, यूनियन, क्योंकि बी और सी के बीच में कौन सा ऑपरेशन था, यूनियन। सिमिलरली जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, दिस सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। पहले वाले का उल्टा, अब मैं यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन पे फिर से हमको वही करना है। यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहा है तो पहले ए यूनियन बी आ जाएगा, फिर ए यूनियन सी आ जाएगा। तो ए यूनियन बी आया, यहाँ पे एक एरर है, यहाँ पे दिस विल बी ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी आया पहले, फिर आया ए यूनियन सी, और जो इंटरसेक्शन बी और सी के बीच में था वो बीच में आ जाएगा बिटवीन द ब्रैकेट्स। अभी इस प्रॉपर्टी को हम अच्छे से वेन डायग्राम से समझ लेंगे। फर्स्ट यू नोट दिस डाउन। So next question, prove that A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C। यानी हम यहाँ क्या प्रूव कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे एक वेन डायग्राम है। इसमें हम एक काम करते हैं, सबसे पहले गेट द पोर्शन रिप्रेजेंटेड बाय B यूनियन C। तो B यूनियन C हमने सीखा है क्या होता है, दिस इज B यूनियन C, दिस पार्ट रिप्रेजेंट B यूनियन C, ये कंप्लीट पार्ट, ठीक। नेक्स्ट, अब हम एक काम कर रहे हैं, A का इंटरसेक्शन लेना है B यूनियन C के साथ। तो आप अगर A का वेन डायग्राम अलग से बनाते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर आप सिर्फ A को लेना चाह रहे हैं तो A सेट कौन सा होगा, दिस कंप्लीट सेट। अब आपको क्या करना है, ढंग से देखिए आप, इन दोनों सेट का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि ये सेट कौन सा था, ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। तो जब आप इंटरसेक्शन लेंगे आप ऐसा कर सकते हैं, इसको हम इसके ऊपर
एज इट इज करेंगे तो दोनों में जो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन रीजन लेना है, तो दोनों में जो कॉमन रीजन बच जाता है वो कौन सा पोर्शन होगा, आप इसको ढंग से देखेंगे, ए का सिर्फ उतना ही पोर्शन जो बी और सी के साथ लाया कर रहा है, बी और सी का यूनियन ये था, इन दोनों ही सेट्स में जो कॉमन पोर्शन है वो कौन सा है, देखिए यहाँ पे भी ये पोर्शन मिल रहा है मुझे और यहाँ पे भी ये पोर्शन मिल रहा है, सिर्फ यही पोर्शन कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये करने पे हमको क्या मिल गया है, यहाँ पे वी हैव गॉट द LHS दैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हम आते हैं RHS पे, तो जब हम RHS पे आते हैं, फर्स्ट वेन डायग्राम, आप पहले एक काम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बना लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी आप ढंग से बनाएंगे, ए और बी का कॉमन पोर्शन, ए और बी में कौन सा पोर्शन कॉमन है, कौन सा ओवरलैपिंग पोर्शन है, दिस इज द पोर्शन विच इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी, तो दिस विल रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन सी बनाते हैं हम, क्योंकि हमको क्या करना है, पहले ए इंटरसेक्शन बी लेना है, फिर ए इंटरसेक्शन सी लेना है और उन दोनों का बाद में क्या कर देना है, यूनियन कर देना है। तो जब मैं ए इंटरसेक्शन सी बनाता हूं तो ए और सी के बीच का जो कॉमन पोर्शन है आप उसको लेंगे, ये ए है और ये सी है, तो ए और सी के बीच का कॉमन पोर्शन कौन सा हो गया, ये वाला। तो जो दोनों शेडेड पार्ट्स हैं उनका जब मुझे यूनियन लेना है, आप ढंग से देखिए इसको, अब मुझे शेडेड पार्ट का क्या करना है, यूनियन। पहले इंटरसेक्शन लेना था तो मैंने कॉमन रीजन को लिया था, इस बार मैं पहले इंटरसेक्शन ले चुका हूं जिसमें मैंने कॉमन रीजन ऑलरेडी ले लिया है, अब मुझे यूनियन लेना है। यूनियन मीन्स दोनों के कॉमन रीजन को मुझे ऐड कर देना है, तो इसमें ये वाला रीजन है, पहले मैं ये बना लेता हूं, यानी ये रीजन तो मुझे मिलने ही वाला है, मुझे ये रीजन तो मिल गया, कॉमन रीजन जो फर्स्ट सेट में था उसका यूनियन लेना है मुझे इसके साथ, तो सेकंड वाले में जो रीजन है वो कौन सा है, ये वाला। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि फर्स्ट हमारा LHS था उसका जैसा वेन डायग्राम था वैसा ही वेन डायग्राम हमारा किसका आ गया है यहाँ पे, RHS का। दैट मीन्स हमारी ये जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल सही है। जब भी आपको प्रूव करने को बोला जाएगा आप वेन डायग्राम से इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। अच्छे से आप वेन डायग्राम को समझ लीजिए, ये हमको आगे काफी हेल्प करने वाला है। क्लियरली वी कैन से दैट दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू बिकॉज द वेन डायग्राम ऑफ LHS एंड RHS आर अलाइक। आप मल्टीपल वेन डायग्राम बनाएंगे जैसे मैंने बनाया है और प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से इसको। उसके अलावा जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये आपका होमवर्क रहेगा, यू नीड टू प्रूव दैट, यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनियन पे, आप यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटरसेक्शन पे और आप चेक करेंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है वो इसके लिए फुलफिल होती है या नहीं होती है। इसको आप अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वेन डायग्राम्स जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। प्लीज नोट दिस डाउन केयरफुली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। ये सेट ऑपरेशंस हमारे आधे हुए हैं, कुछ सेट ऑपरेशंस बाकी हैं और डी मॉर्गन्स लॉज भी हैं, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।